सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सब ने बढ़िया से होली मना ली होगी। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं 11 मार्च को आपका गणित का पेपर है और ऐसे में हर एक स्टूडेंट को एक ज़रूरत होती है कि हमको एक शॉर्ट तरीके से पूरे फॉर्मूले मिल जाएं। ठीक है, फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूलों को याद रखना इस टाइम पे बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ओटी जो आएंगे, वहाँ पर भी आपको फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार पूरे के पूरे फॉर्मूले दिखा देता हूँ। आपको ये याद भी कर लेना है, साथ ही साथ इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इनको प्रिंट करके अपने सामने रखना है। जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे इसको चिपका लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिएगा, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा कक्षा 10 वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसके फॉर्मूले हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है भाई, जिन भी विद्यार्थियों का टारगेट 95% लाने का है उनके लिए फॉर्मूले बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत सारी वीडियो मैं डाल चुका हूं क्लास 10 के लिए। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, अदर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा, सबसे पहला अध्याय वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में आपको क्या क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला होता है बेटा, भाज्य बराबर भाजक धन भागफल धन शेषफल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, दूसरा फॉर्मूला जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आपको फॉर्मूला याद रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और बी से हमेशा छोटा होता है। ठीक है भाई, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपके सामने है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, यदि ए और बी दो संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एक अध्याय में ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 में अगर हम देखें तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है बेटा ए एक्स प्लस बी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स वर्ग, सॉरी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तीनों के तीन आपको हूबहू ऐसे ही याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है बहुपद के शून्य। तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो अल्फा और बीटा माने जाते हैं। ठीक है, जब शून्यकों का योग निकालते हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। ये उम्मीद है सभी को याद होंगे, ये बहुत सरल हैं। इसके अलावा जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया जाता है तो आपको बहुपद ज्ञात करने को पूछता है। तो उस स्थिति में बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला फॉर्मूला जो है आपके सामने अध्याय 3 का। अध्याय 3 में दो तीन चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर का नाम है, तो दो चर वाले दो रैखिक समीकरण अपन ने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है बेटा ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन हो तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी और उनके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल। दूसरी कंडीशन होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता, तो रेखाएं समांतर होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता। ठीक है, थर्ड वाला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 जब बराबर ना हो, इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इसके अलावा देखिए, वज्रगुण विधि का फॉर्मूला आपको याद रखना है। वज्रगुण विधि का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, x बटे होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे होता है a1 b2 माइनस a2 v1। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पर। फटाफट से देखिएगा, द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप आपको याद रखना है, एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। विविक्त कर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब विविक्त कर में आपको ये तीन कंडीशन याद रखनी है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा,
वी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, समान होते हैं। जब 0 से छोटा होता है तो मूल अवास्तविक होते हैं यानी कि काल्पनिक होते हैं। जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है श्रीधराचार्य विधि का सूत्र, इसको ही हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य विधि या फिर द्विघाती सूत्र। देखिएगा द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। यहाँ से अल्फा का मान आता है प्लस वाला, बीटा का मान निकाल लेते हैं हम माइनस वाला, तो ये आपका द्विघाती सूत्र हो गया। इसके अलावा आ जाइए अध्याय 5 समांतर श्रेणी पर। देखिएगा ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। प्रथम पद होता है a1 बराबर a होता है, द्वितीय पद होता है a2 बराबर a प्लस डी, ये तीसरा पद हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और भी पद निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिएगा सारवंतर कैसे निकालते हैं। सारवंतर को देखिएगा, सारवंतर निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए या फिर तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए। एनवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। एन पदों का योग होता है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1d। देखिए जब आपके पास अंतिम पद दिया हो, जब अंतिम पद दिया हो तो एस एन का फॉर्मूला हो जाता है एस एन बराबर एन बटे 2 a प्लस एल। ठीक है भाई, ये अध्याय 5 तक अपने फॉर्मूले हो गए। चलिए अब देखते हैं हम अध्याय 6। अध्याय 6 में आपको 2-3 बातें बस याद रखनी है नॉर्मल ऐसे ही। देखिएगा फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आम समान ना हो समरूप आकृतियां कहलाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दो समरूप त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं खाली स्थान सही विकल्प में। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब ये आपके पास एक त्रिभुज है, इसके समांतर यहाँ पर एक रेखा खींच रही है, तो ये जो रेखा है ये वाली, ये इस वाली रेखा को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। ये थेल्स प्रमेय का कथन होता है। ठीक है भाई, इसके बाद आपको थेल्स प्रमेय का विलोम लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि किसी रेखा त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये भी आपको याद रखना है। आ जाइए अब चैप्टर नंबर 7 पे। देखिए अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति में आपको फॉर्मूले याद रखना है। कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेटा विभाजन बिंदु के निर्देशांक देखिए, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये आप देख सकते हैं, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अगला आपके पास है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद एक और फॉर्मूला बेटा पूछा जाता है केंद्रक के निर्देशांक। केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र होता है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब आ जाइए निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। माने कि एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बराबर वाई निर्देशांक होता है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी बराबर एक्स निर्देशांक होता है। ठीक है भाई, इसके बाद देखिएगा मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अगला मूल बिंदु से एक्स अक्ष व वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष व वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु होता है। ठीक है, किसी बिंदु का एक्स अक्ष पर निर्देशांक x,0 होगा, वाई अक्ष पर निर्देशांक 0,y होगा। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, यहां से आपका एक नंबर 100% आने वाला है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिकोणमिति आ जाती है ना। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र देखिएगा, लाल बटे कक्का आप सबने पढ़ा होगा। लाल बटे कक्का में एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण होता है यानी एल बटे के, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण यानी कि ए बटे के, और स्टैन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण यानी कि एल बटे ए, सॉरी लंब बटे आधार एल बटे ए। तो साइन थीटा का मान होता है बेटा लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो इसका हो जाता है कॉसेक कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कोट इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। क्लियर है भाई, देखिएगा अब साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है,
कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो 1/sin थीटा हो जाता है। इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो साइन थीटा कोसेक थीटा का गुणा एक होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। सेक और कॉस का गुणा हो जाएगा तो कितने के बराबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद अगला देखिएगा टेन थीटा बराबर 1/cot होता है, cot थीटा बराबर 1/tan होता है। टेन और cot का गुणा करेंगे तो 1 आता है। इसके बाद देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। और सेक 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अब आ जाती है भाई आपकी सर्व समीकरण, देखिएगा ध्यान से, हर एक सर्व समीकरण इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर को यहीं छोड़ेंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, दूसरा बन जाएगा। फिर देखिएगा एक बार कॉस को यहीं छोड़ेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो तीसरा बन जाएगा। कॉस को अपन ने यहीं छोड़ा, स्क्वायर इधर लगा, स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, ये फोर्थ वाला बन जाएगा। साइन को छोड़ के वर्गमूल हटा देंगे, यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो सामने वाले में वर्गमूल लग जाएगा, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमने 1 को यहीं छोड़ा, 10 को यहाँ भेज दिया तो ये पहला बन गया अपना। फिर हमने tan स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ा इसको और 1 को इधर भेज दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद 10 पे से स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट सेक थीटा को हमने ऐसे ही छोड़ा यहाँ पर, इसका वर्ग हटाएंगे तो इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये अपने फॉर्मूले हो गए। इसके बाद आपका होता है यहाँ पे देखिएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, ये वाला। तो अपन ने 1 को यहीं छोड़ा, इस cot को उठा के अपन यहाँ ले आए, माइनस का हो गया। cot स्क्वायर थीटा अपन ने यहीं छोड़ा, ये वाला, और 1 को इधर ले आए तो माइनस का हो गया। cot स्क्वायर पे से स्क्वायर हटा दिया तो इस पर क्या लग गया, ये अंडर रूट लग गया। ठीक है, ये बन गया। अब कोसेक पे से अपन ने ये वाला वर्ग हटाया, ये वर्ग हटाया तो इस पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 + cot स्क्वायर थीटा हो गया। इसके बाद साइन थीटा बराबर sin/cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, cos/sin थीटा बराबर होता है tan थीटा, सॉरी cot थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot थीटा होगा, सुधार लीजिए इसको। इसके बाद देखिए त्रिकोणमिति के पूरे फिनिश हो जाते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप सामने आ रहे हैं आपके, फटाफट से इनको देख लीजिएगा। वेलन, गोला, शंकु, घन, घनाभ के फॉर्मूले देखिए। वृत्त की त्रिज्या r होती है, वृत्त का व्यास d बराबर 2r होता है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिएगा, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है बेटा ये होता है πr²/2। वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। वृत्त की चाप की लंबाई होती है θ/360 2πr। वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr² में 1/4 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम गोले पे। तो गोले का आयतन देखिएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अर्धगोले का आयतन देखिए 2/3 πr³ होता है। इसके बाद नेक्स्ट है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा 3πr² होता है। क्या होता है, 3πr²। इसके बाद देखना बेटा बेलन का सूत्र, बेलन का आयतन होता है πr²। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्ठक में r + h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। ठीक है भाई, इसके बाद आ जाता है अपना शंकु। शंकु का आयतन देखिएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr r + l। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है l बराबर अंडर रूट में l² + h²। ठीक है, सॉरी l बराबर अंडर रूट में r² + h²। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है ना बेटा वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से इनको याद रखना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इन सब का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनके अलावा भी अभी फॉर्मूले बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा अब आते हैं आपके सामने घन, घनाभ और वर्ग आयत के फॉर्मूले। चलिए देखिएगा घन, घनाभ और वर्ग आयत के फॉर्मूले। घन का आयतन होता है AQ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a वर्ग, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। घन की एक फलक का क्षेत्रफल a वर्ग होता है और घन के विकर्ण की लंबाई होती है a√3 होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए घनाभ पे। तो घनाभ का जो आयतन होता है बेटा ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है l × b × h। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बात करें तो 2 कोष्ठक में LB + BH + LH, ये अपना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने पास 2H कोष्ठक में L + V होता है। ठीक है भाई, देखिएगा इसके बाद घनाभ के विकर्ण की लंबाई, ये लिखा है विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो अंडर रूट में l² + b² +
एच स्क्वायर ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है। क्या होती है बेटा? विकर्ण की लंबाई होती है, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण की लंबाई। इसके बाद देखना वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप 2l प्लस बी, 2 कोष्टक में l धन b होता है। इसके बाद देखिएगा वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा या 4a। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र, जो कि 9th क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th में इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन 9th के लिए अति महत्वपूर्ण है। हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है भाई। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 14 माध्य, माध्यक और बहुलक पे फटाफट से। देखिए माध्य निकालने के 3 सूत्र मैंने आपको बताए हुए थे पहले भी। तो माध्य निकालने का जो सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये प्रत्यक्ष विधि का हो गया। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि का, इसमें होता है बेटा a धन सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। लास्ट वाला देखिए पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, पग विचलन विधि का फॉर्मूला देखिएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई इंटू बटे में एफ आई इंटू एच। क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और इंटू में एच। ये पग विचलन विधि का सूत्र होता है माध्य निकालने का। इसके बाद आपका माध्यक का सूत्र देखिए, माध्यक का सूत्र क्या होता है? एल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और गुणा में एच, ये माध्यक का सूत्र होता है। बहुलक का देखिएगा, बहुलक का होता है एल प्लस कोष्टक में f1 माइनस f0 बटे में होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में होता है बेटा h, गुणा में क्या होता है? h होता है। इस प्रकार ये अध्याय 14 के सारे फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखना, सॉरी अगले फॉर्मूले देखिएगा। अब आपका प्रायिकता का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, पीई और पीई बार का मान 1 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो पीई बराबर यहाँ से पीई बार को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। दूसरा देखिए पीई बार को यहीं छोड़ा, इसको यहाँ ले गए तो 1 माइनस पीई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपको याद रखना है सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो होता है कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हर क्वेश्चन में हर क्लास में काम में आते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा कोष्टक में ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी कोष्टक में ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। इसके बाद देखिएगा अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 कोष्टक में ए बी कोष्टक में बी प्लस सी और कोष्टक में सी प्लस सी। इस प्रकार से पूरे के पूरे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, ठीक है भाई। उम्मीद है सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब आपको करना क्या बेटा, इस पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता दूं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बता रहा हूँ स्टडी सप्लाई ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। ग्रुप पे सारे पीडीएफ डले हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इनको लिख के देख सकते हैं या फिर इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं शाम को 8:30 बजे वाली क्लास में सभी से। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। चलिए थैंक यू भाई।